हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये 2020 का ऑफिस मेमोरेंडम है, लेकिन अभी इस पे बात करेंगे क्योंकि कई सारी जगहों पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो इस पे इसलिए मैंने समझा कि बात करेंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS सर्टिफिकेट्स पे ही बात करेंगे। इस पे बात करने जा रहे हैं एक क्लियरिफिकेशन के बारे में। दिस इज एग्जैक्टली क्लियरिफिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम क्लियरिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ JND GAD सिविल सेक्रेटरीट में इशू हुआ है 5 जून को 2020। तो डेफिनेटली ये पुराना है, लेकिन इस पे बात इसलिए करेंगे बहुत सारी जगहों पे कन्फ्यूजन है। आपको पता है कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, फिर बाद में स्टेट्स में चला गया और स्टेट्स ने भी इसको इशू किया है। एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जिससे जो ऊपर मेरिट के कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्व में नहीं आते थे उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन धीरे धीरे जब इशू ये हो गए तो इसके बाद कुछ एक सर्कुलर आया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से, जहाँ पे ये बताया गया कि जो ऑलरेडी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ है, जो RBAs है, उनको ये नहीं मिलने चाहिए क्योंकि उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। तो इसमें ठीक बात थी कि जो बैकवर्ड वाले हैं उनको नहीं मिलता था, उनके पास RBA थी। लेकिन मसला ये था कि सेंट्रल लेवल पे जो RBA कैटेगरी है वो नहीं मानी जाती है। दैट इज़ कंसिडर्ड नथिंग एट सेंट्रल लेवल, जहाँ पे आप जॉब या किसी एग्ज़ाम में अप्लाई करते थे। तो ये लोग जो थे RBA वाले, ये इसमें इनको दिक्कतें आई क्योंकि इनको ये सर्कुलर निकला था इनको ना दिया जाए, लेकिन इनको इस बुनियाद पे बताया गया था हम ना दिया जाए, इनके पास बैकवर्ड है। लेकिन चूँकि सेंटर में बैकवर्ड है ही नहीं RBA सर्टिफिकेट, तो ये उस चीज़ से महरूम रहते थे जहाँ पे EWS कैटेगरी में इनको कम्पीट कर रहा था। तो इसीलिए एक ऑफिस मेमोरेंडम आया, एक क्लियरिफिकेशन ये आया कि जो लोग EWS को बिलोंग करते हैं उनको EWS मिलेगी। अगर वो बैकवर्ड वाले हैं, अगर उनके पास RBA है, तो वो सर्टिफिकेट जो EWS है उसमें बाज़ाब्ते लिखा जाएगा कि इट कैन बी रिक्वायर्ड एट सेंट्रल लेवल ओनली, क्योंकि स्टेट में उनके पास RBA ऑलरेडी है। तो दो कैटेगरियाँ वो नहीं ले सकते हैं। ऑलरेडी वो RBA है स्टेट लेवल पे, लेकिन सेंट्रल लेवल पे वो RBA नहीं है, इसलिए इनको EWS दिया जाए। लेकिन उसमें ये प्रोविजन रखा जाए टू बी यूज्ड फॉर सेंट्रल लेवल एग्जामर्स जॉब्स ओनली, नॉट एट स्टेट लेवल। और बाकी जो लोग रह गए जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट थे, यहाँ जो जनरल कैटेगरी है, यहाँ जो मैं ये कहूँगा जो बैकवर्ड एरिया नहीं है, जो फॉरवर्ड एरिया के लोग हैं, उनको हम EW दे सकते हैं और वो सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेट में भी, क्योंकि उनके पास RBA नहीं है। तो उनके लिए ये प्रोविज़न लिखना ज़रूरी नहीं है। तो डेफिनेटली दो तरह के फार्म होंगे, दो तरह के EWS के फॉर्मेट होंगे। एक उन लोगों को मिलेगा जिनके पास जो RBA एरिया में बिलोंग करते हैं, और एक उनके पास जो फॉरवर्ड एरिया को बिलोंग करते हैं। जो फॉरवर्ड वाले हैं उनको सिंपल सी EWS दी जाएगी, जो पहले हम देते थे उनको वही दी जाएगी। वो कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर या स्टेट में। और जो RBA वाले हैं जिनके पास RBA सर्टिफिकेट है, उनके फॉर्मेट में EWS के फॉर्मेट में लिखा जाएगा कि ये बिलोंग करते हैं RBA को। तो डेफिनेटली दिस सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड एट सेंट्रल लेवल ओनली एंड नॉट एट स्टेट लेवल। अगर वो करते भी हैं तो जो डिपार्टमेंट में वो फॉर्म भर रहे हैं वो डिपार्टमेंट उनको अलाउ नहीं करेगी। ये बिल्कुल JDA से एक सर्कुलर आया, इसकी कॉपी जो है डिविजनल कमिश्नर उसको चली गई, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर ICAVS, जनरल मैनेजर प्रेस जो हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मीन्स जहाँ पे भी जिस डिपार्टमेंट में भी वो लोग हैं जो RBA को बिलोंग करते हैं, अगर वो यहाँ स्टेट में EWS जो उनको अगर मिली है, अगर वो यूज़ करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में स्टेट में, तो वो डिपार्टमेंट उनको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी RBA है, वो RBA में अप्लाई कर सकते हैं। अब उनके EWS में ये लिखा होगा कि इट इज़ यूज्ड फॉर सेंटर पर्पज़ ओनली, तो डेफिनेटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स या एग्जाम्स में भर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्लियरिफिकेशन करने के लिए मैंने ये इस मुनासिब समझा आपको बता दूं। दो फॉर्मेट रहेंगे लेकिन दोनों को मिलेगा, यानी EWS सर्टिफिकेट जो RBA के लोग हैं, जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ जो है रेजिडेंट्स, उनको इस सर्टिफिकेट से महरूम नहीं किया जाएगा, उनको मिलेगा EWS। बट
with one note that this can be used only at central level. तो डेफिनेटली कहीं जगहों पे ये इंफॉर्मेशन आई, ये नहीं इशू हो रहा है, तो उनको हक है वो इशू कर सकते हैं नोट लगाने के बाद. यानी इन पर्सन्स टू कॉन्स्टिट्यूशन 130 amendment Act 19 reservation for economically weaker section is available in jobs and admission to education institute in government of India. Similarly, in terms of SRO 518 of 19 dated 2919, 10% reservation is available to residents of Jammu and Kashmir belonging to EWS category for applying to government job and admission to educationally institutions in Union Territory of J&K. बाद में आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS need to possess income asset certificate issued by competent authority. The income and asset certificate for applying to jobs admission at central level issued as per Annexure A, Circular number 19, JAD of 19 dated itna, while as economically weaker section certificate for the purpose of applying for jobs and admissions at the level of Union Territory of Jammu issued as per format XIV A in terms of JK reservation rules 2005 read with amendments carried out white this persons who are covered under the existing scheme of reservation at central. अब जो सेंटर में भी है या जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड OBCs, उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी. दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट अंडर EWS. At the level of Union Territory of Jammu and Kashmir, reservation categories falling under category of scheduled caste, scheduled tribe and socially educationally backward class are not entitled for claiming benefit under EWS. तो मतलब जो RBA वाले हैं वो एंटाइटल नहीं है, लेकिन कहाँ पे, स्टेट में, लेकिन सेंटर में तो भर सकते हैं. इसलिए कह रहे इट हैज़ ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ JD दैट नोटिफाइड अथॉरिटीज आर नॉट इशूइंग EWS इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू reserved categories which are specific to Union Territory of J&K for availing benefit under central government. So these categories are not covered under reservation rules at central. मतलब उन लोगों को नहीं मिलता था जो reserved categories थे J&K में, जैसे RBA, लेकिन वो तो थे यहाँ पे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं थे, इसलिए उनको भी नहीं दिया जाता था. तो ये तय हुआ, फाइनली ये क्लियरिफाई हुआ कि क्या है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS, इसमें एक्सक्लूड जो होंगे SC STs OBCs अंडर सेंट्रल लिस्ट एज एप्लीकेबल टू दिस शैल बी इशूड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट. ये उनको मिलेगा जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे, और जो RBA वाले हैं उनको भी मिलेगी EWS. लेकिन इस तरह के EWS सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS सेक्शन एक्सक्लूडिंग SC ST सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जिन्हें RBA, वो उसमें लिखेंगे shall be issued in prescribed format as per this and this for applying to jobs in Union Territory of Jammu and Kashmir and admission to education backward. तो इसका यही मीनिंग फाइनल निकलता है कि आप जो रेजिडेंट बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं EWS के लिए, इशू यानी ले सकते हैं उसको, लेकिन उसमें एक नोट रहेगा कि वो खाली दे कैन अप्लाई एट सेंट्रल लेवल, क्योंकि वहाँ पे RBA रिकॉग्नाइज नहीं है. लेकिन वो स्टेट में कभी भी इसको अप्लाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अथॉरिटीज़ अलो नहीं करेंगी. और अगर अथॉरिटीज़ ने अलो भी किया है, बाद में 1 साल 2 साल के बाद ये पता चला कि आप EWS पे सिलेक्ट हो गए, जो आपके पास RBA थी और आपने इसको EWS को गलत इस्तेमाल किया, स्टेट में इस्तेमाल किया, धोखा दिया आपने डिपार्टमेंट को, तो आपकी जॉब उस टाइम भी जा सकती है. तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपने आप को सुरक्षित और आप सावधान रहें इन चीज़ों में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.